मैं मैत्रेयी पुष्पा आपके सामने हूँ। पता नहीं आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने नहीं जानते। अगर जो नहीं भी जानते हैं, जिन्होंने नहीं मुझे पढ़ा, तो आज मुझसे परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आज साहित्य तक से जुड़े होने के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैं आपसे मुखातिब होंगी और अपनी किताब के एक अंश के साथ आपको एक कहानी जैसी सुनाऊंगी। किताब का नाम आप जानना चाहेंगे। उसका नाम है गुड़िया भीतर गुड़िया, जो मेरी आत्मकथा है। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज हम किन स्थितियों से गुजर रहे हैं, कैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में एक महामारी का प्रकोप है। इससे हम कैसे बचें, बार बार ये रास्ते खोजते हैं। तो उसका अभी तो यही उपाय है हमारे सामने कि हम सावधानी के तौर पर सफाई बरतें, एक दूसरे से दूरियां बनाएं। जो हम साथ बैठने की इच्छाएं हमेशा करते रहे हैं ना, उसके विपरीत हमें इस रोग से बचाने, कोरोना से बचने के लिए हमें दूरी बरतनी होगी, क्योंकि वही हमारे, आपके और हमारे सभी मित्रों के हित में होगा। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? ऐसे में किताब ही हमारी साथी है। जब जब मुश्किलें आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तब तब दुख आता है, तब तब हमारे साथ किताब होती है, जिसे हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं, एकांत में पढ़ सकते हैं। आज तो एकांत है, सबके साथ भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह जो मैं साहित्य तक से जुड़ के आपके सामने पढ़ूंगी, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको अब सुनाना चाहूँगी वो अंश जो एक छोटी बच्ची के रूप में मैंने महसूस किया। हम लोग सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं किशोर होके, बड़ी होके ही प्रेम करना समझती हैं, जानती हैं। किसी व्यक्ति, मतलब किसी लड़के, किसी आदमी से प्रेम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम एक ऐसी शाश्वत चीज़ है जो जीव जंतुओं से भी हम करते हैं, पशुओं से भी हम करते हैं, मनुष्यों से भी हम करते हैं, और कोई उम्र की बात भी नहीं होती। ये हर उम्र में होता है। कई बार लोग भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो मैं उस उम्र की बात बताती हूँ, या उस उम्र में ले जाना चाहती हूँ आपको, जो एक छोटी बच्ची की उम्र है। आप समझ सकते हैं कि वो छोटी बच्ची किस तरह देखती है प्रेम को। तो मैं सुनाती हूँ आपको। मैं क्या करती, मेरे स्वभाव में चाहत के ऐसे बीज भरे हैं कि अवसर पाते ही मौसम के मिजाज की परवाह किए बिना ही छोटे छोटे अखुए अपनी पूरी सामर्थ्य से उगने लगते हैं। ऐसा न होता तो मेरे अपने ही गांव में रहते हुए अबोध बचपन में ही एक 24-25 साल का नौजवान मेरे जीवन में कैसे आता। रविंद्र नारायण सिंह चौहान, हाँ यही नाम था उनका। वो चकबंदी योजना के एसीओ बनकर हमारे गांव में आए थे। हमारा गांव जो सड़क से वो दूर था, कई मील दूर था, वहाँ आए थे। मुझे नहीं याद कि वो कौन सा दिन था, वो कौन सी घड़ी थी। चंद्रमा के हिसाब से कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था। मेरी निपट नादान आँखों ने कब उनका दर्शन किया, और उनके सम्मोहन भरे व्यक्तित्व ने कब मुझे तस्लीम कर लिया। देखा देखी ऐसी हुई
कि मेरी दुनिया कौतूहल से भर गई। मेरी कोमल रगों में उनकी एक मुस्कुराहट का आनंद दिन झंकृत होने लगा। ऐसा मैं उस वक्त तो लिख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। रात में नींद न आए ऐसा उपक्रम, उनकी छवियां तरंगों में उठे और मैं संभल ना पाऊं। 11 साल की लड़की खेतों में इंद्रधनुष छूटती फिरे, सारी दुनिया रंगीन हो गई थी। नदी के तट पर मछलियां बीने, ऊसर का रे फ्रॉक के घेर में चांदी जैसा बनता जाए। बोलने बतियाने का ऐसा आलम कि चुप ही रह जाऊं, नायब साहब की परछाई के पीछे भागूं, सामना होते गली की ओर मुड़ जाऊं। मोड़ों पर खड़े पेड़ मेरे सहारे थे और पेड़ों पर बैठे तोते कोयल कौआ मेरे साथी थे। गांव के लोग नायब साहब को झुक झुक कर प्रणाम सलाम करते थे। क्या मैं उन्हें नमस्ते कर सकती हूँ? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। मैं घबरा जाती थी। दहशत और चाहत की आपसी दुविधा। आज सोचती हूँ, आशनाई इन दोनों भावनाओं का ही नाम है क्या? इन सब के बावजूद नायब साहब की नजरों का मेरे नन्हे से दिल में धड़कना एक तूफान जैसा करतब। नीम की निवोली कड़वी हुआ करती हैं, हमने खाकर देखी हैं, हमने उस कड़वेपन का स्वाद चखा है। मगर नायब साहब जिन निवोलियों से एक एक करके मेरी ओर निशाना साधते थे तो मुझे वो लेमन ड्यूस लगती थी, मीठी गोली जैसी। वे निवोलियों के मिस ही मुझे छूते थे, प्यार करते थे। मैं नीम का पेड़ देखते देखते आकाश देखने लगती थी। मैं इंद्रधनुष और बिजली की रेखा बाहों में भर लेना चाहती हूँ। वर्षा की बूंदें, नायब साहब का वह चुम्बन जो भोर के धुंधल के मैं रामावतार चाचा के घर ओ मैं समझी, मगर ये तो सपना था। साहचर्य में कुछ भी तो व्यवस्थित नहीं था। नहीं, क्यों करते हैं वो इतना प्यार? मुझे प्यार करने वाला तो इस गांव में कोई भी नहीं है। न मेरी माँ है, न मेरे बाबा हैं, न कोई भाई बहन है। क्या इसलिए वो सबका प्यार मुझे, सबके बदले का प्यार मुझे कर लेते हैं? लंबे कद वाले गोरे रंग के नायब साहब काले घुंघराले बालों में खुशबूदार तेल डालते हैं, सफ़ेद कमीज और नेवी ब्लू पैंट पहनकर चमकदार काले जूते पहनते हैं। वे रास्ते में अपनी रिले साइकिल चलाते हुए मेरे पास से गुजर जाते हैं। रास्ते में होती हूँ तो पूछते हैं, स्कूल जा रही हो मन्नी? वे कहते हैं और अपने सफ़ेद पंक्तिबद्ध दांतों की झलक दिखाकर हंस देते हैं। नंगे पाँव वाली लड़की मैं, कंधे पर किताब और कापियों का भरा झोला लटकाए ठिठकी रह जाती हूँ। बहुत देर तक खड़ी ही रह जाती हूँ। इसके बाद रास्ते के रेत से जुगनू उड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है अरहर के खेतों में पीला वैभव बिखरने लगता है। गोखरू और बबूल के कांटों की राह चलने वाली लड़की सोचती है, इन्हें क्या मालूम कि मुन्नी यहाँ किसकी बेटी का नाम है। अरे मुन्नी तो जमींदार की बेटी का नाम है जो रपा और पालकी में चलती है, मेरी तरफ पैदल नहीं। नायब साहब देवदूत, मुझे राजकुमारी का रुतबा दे डाला। उन्हें क्या पता कि उनके आने से मेरे जीवन की बड़ी बड़ी विषमताएं दबने लगी हैं। मटमैली दुनिया में सितारे चमके डूब जमी। जहाँ से वो जीवन यात्रा में शामिल हुए, मैं सपनों की हरियाली के साथ चमकीले उल्लास लोक में चली गई। आज सोचती हूँ, क्या वो विवाहित थे या नहीं थे? थे तो लड़की को ऐसा लगाव क्यों था?
नहीं थे, पता नहीं। उनके बारे में इतनी छानबीन करने की मुझे जरूरत भी क्या थी। मेरे ख्याल में वह अबोध उम्र प्यार करने और प्यार पाने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था होती है। मैं क्यों पूछती किसी से कि उनका विवाह हुआ है या नहीं हुआ? मुझे उनसे विवाह थोड़ी करना था। पता नहीं लोग प्यार करते करते विवाह क्यों करने लगते हैं। लगाव और ईमानदारी ही थी कि नायब साहब की तवज्जो ने गहनता से उतरना सिखा दिया। आत्मीयता ही थी कि हौसला ऐसा बढ़ा कि कागज कलम हाथ में थाम लिए चिट्ठी लिखने लगी। प्रेम सरोवर या अपने ही गांव की करवन नदी का गीला पाठ था। अकेले में मुझ जैसी लड़की ने मटमैलेपन पर रंगों का काफिला उतारने का संकल्प ले लिया। जो रूप बना, जो इबारत रची, वो एक पत्र हुई जिसे मैं चिट्ठी कह रही थी। लिखा, नायब साहब नमस्ते, मैंने आपका रुमाल चुरा लिया है। आपको पता ही नहीं चला ना? रुमाल में कैसी खुशबू आती है, बिल्कुल ऐसी जैसी आप अरहर के खेतों की पगडंडी से जाते हुए छोड़ते हैं। आपकी खुशबू वहाँ मेरे संग संग चलती है, सांसों के साथ भीतर उतर जाती है। एक बात मैं कब से कहना चाहती हूँ नायब साहब, कह नहीं पाती। मैं एक दिन स्कूल जाऊंगी और आपकी साइकिल पर बैठकर जाऊंगी। जो हमारी पड़ोसन लड़की है ना, वो कहती है साइकिल पर बैठकर हवा में उड़ सकती हूँ मैं, एकदम चिड़िया की तरह उड़ जाऊंगी। वह कहती है तेरे पास तो तेरे बाबूजी नहीं हैं, भैया भी नहीं हैं, साइकिल कहाँ से आएगी? मैंने खूब गुस्से से कह दिया, हाँ मेरे पास कोई नहीं है, मगर मेरे पास नायब साहब हैं। जो तेरे पास नहीं है, नायब साहब के पास रिले साइकिल है। पता है तुझे कुछ? वो पत्र था। मेरे नन्हे प्यार को घर की केवड़िया में से न जाने कौन उठा ले गया। उठा नहीं ले गया, उड़ा ही ले गया, जो पूरे गांव में चकल्लस हो गई। नायब साहब पर इल्जाम लगा, बहुत भारी इल्जाम लगा। पंचायत जुड़ गई कि कम उम्र लड़कियों को फंसाता है ये नायब। और कहा गया मेरी माँ का नाम लेके कि उनकी लड़की बड़ी बदमाश निकलेगी। नतीजा 15 दिन के अंदर नायब साहब का तबादला हो गया। मनहूस घड़ी में उनका सामान बनने लगा। क्या मैंने ऐसी कभी कल्पना की होगी? मैं एक पुराना दिन याद करने लगी जब माँ का गांव से नौकरी पे जाना और उनका सामान बंधना और मेरा बिलखना। पर आज सन्नपात जैसी अवस्था है, कहीं कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं। एकांत जकड़ता चला जाता है और आंखें रोती हैं। नाक सुबकती, सर्वांग तड़पता है। अपना ही रोना, सुबकना और तड़पना सनसनाती हवा जैसा तूफान उठाता है। उनका रुमाल भी कुम्हलाने लगा। आखिरी दिन तिल तिल जल झुलस कर आया। झोला कंधे पर लादे संटी सी दुबली लड़की यथा सामर्थ्य चली जा रही थी। अचानक रिले साइकिल पास आ गई तो लड़की को चक्राकार चमकता पहिया दिखा। पहले अब तक का सारा जीवन घूम गया पहिए के साथ। नायब साहब साइकिल थामे नजदीक आ गए थे। एक चमत्कार या मेरा आश्चर्य, या कि मेरी ही अपनी ही कोई दिली इच्छा हुई, खुश थी या दिल भर आया। भीतर से ऐसी फूक उठी कि रुलाई रुक नहीं पाई। खुद को बहुत कसा था मैंने, होठों को भींच लिया था मैंने, लेकिन नायब साहब की नजदीकी होते ही आंसुओं में ढलती चली गई। मुन्नी रोती हो? चलो बैठो साइकिल पर, नायब साहब कह रहे थे और मेरे कान सुन्न हो गए थे। उनका स्वर दिगंत में छाया हुआ था और मैं स्तब्ध थी। कंधे पर लदा झोला कांपने लगा।
चलो मेरे साथ चलो मुन्नी, तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। कहने के बाद उन्होंने झोला ले लिया और हैंडल पर टांग लिया। साइकिल के कैरियर पर बैठी मैं उड़ी जा रही हूँ। आंखों से आंसुओं का झर लगा है। फ्रॉक का घेर गीला हो गया। नायब साहब वाला रुमाल हाथ में है, मगर उससे आंखें नहीं पहुंची। खुशबू न चली जाएगी अगर पूछ लूंगी तो। सारा रास्ता आंखों ने आंसुओं के पार देखने की कोशिश की और आकांक्षा ने हट पकड़ी, काश ये रास्ता कभी खत्म न हो। सफर के दौरान नायब साहब के लहरदार बाल, उनकी लंबी बाहें, उंगलियों पर बड़े बड़े कोमल रोम, वह लंबी मजबूत पीठ देखती रही। मैं छूना चाहती रही। वे गर्दन मोड़कर पीछे देखते और मुझे रोने के लिए मना करते। मैं और भी रोती। करीने से कटी पतली मूछें और सुदृढ़ थोड़ी उजले माथे के नीचे घनी भवें, ऐसे थे नायब साहब। होठों की रंगत लंच हुई। मैंने जैसे तस्वीर उतार ली दिल में। यात्रा सफर तो कभी न कभी खत्म होने के लिए ही शुरू होते हैं। अपने हिसाब से मुकाम तय करते हैं। उस दिन न मैं चाहती थी न नायब साहब चाहते थे, मगर मंजिल आ गई। मंजिल की रफ्तार रुक गई। कहाँ कहाँ की रफ्तार रुक गई थी, क्या कहूँ आज मैं अपना झोला उतारने लगी कि नायब साहब ने अपना चेहरा मेरे चेहरे के नजदीक कर लिया। रुको, वो कहने लगे, पहले मेरी बात सुनो। पहले मेरी बात सुन लो कि चली ही जाओगी। जाने से पहले तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती थी। बस इसलिए कि इस गांव से पढ़ने जाने वाली एक तुम थी। तुम्हारा नंगे पांव चलना, धूप में बरसात में अकेले में तो कभी लड़कों के साथ, सब तरह से मुझे अच्छा लगता। कितनी मेहनत करती हो। मैं अपना प्यार कंकड़ी उछाल कर, निबोली मार कर जाहिर करता और लगता कि तुम सब कुछ समझ रही हो। नहीं तो तुम रुमाल रखकर या पत्र लिखकर मुझे जवाब क्यों देती। जवाब कहकर वे मुस्कुराए और आंखें चमकने लगी। मुन्नी, रो रही हो? नहीं, रो नहीं, मैं रोती छोड़कर कैसे जाऊं। उन्होंने सिर पर हाथ धर दिया। सिर सहलाने लगे। मैं अब क्या करूं, बस रोए चली जा रही। आंसुओं के अलावा इस विदा वेला में मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। रोने की भाषा के सिवा एक शब्द भी नहीं। मैं क्या बोलूं, एक शब्द कुछ भी तो नहीं बोली। सिर झुका लेने के अतिरिक्त कोई मुद्रा मेरे वश में नहीं थी। अब तक सोचा समझा सब झूठ था, जो इस समय है वही तो सच है। रो नहीं मुन्नी, तुम बहादुर हो। रो नहीं मुन्नी, तुम बहादुर हो। देखो मेरा तबादला करा दिया तुमने। मैं अपने ट्रांसफर के लिए कितनी अर्जियां देता, मेरा तबादला नहीं होने वाला था। मान लेना चाहिए तुम्हारे लिखे में दम है मुन्नी। बस एक बात का वादा कर लो मुझसे। मैं तब तक वादे का अर्थ भी नहीं समझती थी और वे वादा ले रहे थे कि मुन्नी लिखती रहना, बड़े होकर और भी अच्छा लिखना। तुम अच्छों की छुट्टी कर दोगी जैसे मेरी कर दी। कहने के बाद वो हंसे थे। बहुत गीली सी हंसी थी, नजर धुआं सी, जैसे शीली लकड़ी जलती हो। आज कहाँ होंगे नायब साहब? किसी मुन्नी, या मेरी याद होगी भी या नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। मेरे ही दिल की बदगुमानियां हैं।
जिस जिस से जुड़ती रहेंगी अब न तब। नहीं तो मैं जख्मी की तरह क्यों सोच रही होती कि नायब साहब का तबादला करा दिया तो इस गांव को आखिर क्या मिल गया। उनके बिछोह से प्रेम की ऐसी शुरुआत हुई कि पक्के तौर पर लगा कि मजबूती, प्रेम में मजबूती बिछोह से ही आती है। प्राप्त करने में वो बात कहाँ है जो उलझने से पैदा होती है। ये मैंने आपको सुना दिया जो मेरे जीवन में घटित हुआ था। उम्मीद है ये मेरा पढ़ा हुआ अंश आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही मेरे साथी, ऐसे ही मेरे साथ लिखने वाली लेखिकाएं आपके सामने आएंगी ये साहित्य तक के जरिए से और अपने किताब के अंश आपके सामने पढ़ेंगी, क्योंकि किताबों से बेहतर कोई साथी नहीं होता। आज किताब न होती तो आज नायब साहब भी ना होते, आज मैत्रेयी और उसका प्रेम भी ना होता और आप और मैं साथ साथ ना होते। बहुत नमस्कार, जय हिंद, आपका धन्यवाद।